पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी की जलालत के बाद अपनी टीम में कुछ खास चेंज नहीं किए, सिर्फ कामरान गुलाम को बली का बकरा बना दिया ये कह के कि इसकी फील्डिंग खराब है। बाकी तो जैसे यहां पे जॉन्टी रोड है, सारे जो 3-4 प्लेयर जिम्मेदार हैं, ओडीआई का फॉर्मेट हो या T20 का फॉर्मेट हो या टेस्ट का फॉर्मेट हो, जो लड़के जिम्मेदार हैं आपकी टीम को नीचे ले जाने में, ना उन पे सख्ती की जा रही है, ना उनको बाहर निकाला जा रहा है। उनको खुली छूट दी हुई है कि आपने जितना पाकिस्तान क्रिकेट टीम को नीचे लेके जाना है, आपकी मर्जी है, जैसे आपके फादर की टीम है। वनडे के अंदर देखिए, बाबर आजम से बड़ी तवक्कुआत है। अगर कोई भी फॉर्मेट है जो बाबर आजम को सूट करता है आजकल के क्रिकेट के हिसाब से, वो ओडीआई क्रिकेट है और उनको परफॉर्मेंस करना ही पड़ेगा। अगर पाकिस्तान को कहीं भी जीतना है, उन पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और कौम की दुआएं भी होंगी, और उनके अपने लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ओडीआई के अंदर परफॉर्मेंस करें और पाकिस्तान को मैचेस जितवाएं। नहीं आएगा, फिर स्वाद नहीं आएगा। स्वाद तब है कि हमारी टीम में बड़े बड़े नाम अब वापस आ गए हैं। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान जैसे बड़े नाम वापस आ गए। फिर इमामुल हक भी है पाकिस्तान की टीम में। उसके बाद फिर ये जो बॉलिंग की अगर बात करें तो नसीम शाह की वापसी हुई है। हारिस रऊफ को भी वहीं पे रख लिया गया है और उस्मान खान को भी वहीं पे रख लिया गया है। हारिस रऊफ को कहा गया है कि जी आपने नहीं जाना, वो भी हमें अवेलेबल होंगे। फिर कुछ यंगस्टर्स की भी वापसी हुई। एक तो आकिफ जावेद आए हैं पाकिस्तान की टीम में, इसके अलावा मोहम्मद वसीम जूनियर को हम बहुत अरसे के बाद वापस देखेंगे। तो एक बड़ी तगड़ी टीम है पाकिस्तान की अगर आप बात करें खास तौर पे बैटिंग के हिसाब से, क्योंकि बैटिंग ही यहाँ पे हमारी स्ट्रगल कर रही थी। बॉलिंग भी बाय द वे बहुत स्ट्रगल कर रही थी, हमारे बॉलर्स को भी बहुत मार पड़ी है, लेकिन बैटिंग भी साथ में स्ट्रगल कर रही थी। लेकिन अब तो आपको पता है कि किंग बाबर आजम मौजूद हैं, साथ में हमारे सर डॉन ब्रेडमैन मोहम्मद रिजवान आ गए हैं। तो इनकी मौजूदगी में तो फिर पाकिस्तान को जीतना चाहिए ना, जीतना बनता है। अब ऐसे ही होता है ना, सारी दुनिया ऐसे ही करती है। अगर आपके कोई प्लेयर्स लगातार 2-3 इवेंट्स में नहीं परफॉर्म करते, आप उनको निकाल के साइड में करते हैं और नई टीम बनाते हैं। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहां बच्चों को अपने फेवरेट प्लेयर्स के 50, 60 या 100 देखने हैं। पाकिस्तान की खैर है, हमारी टिकटॉक बननी चाहिए यार। पाकिस्तान ने अपने वनडे के स्क्वाड में एक आधा नया प्लेयर डाला है, लेकिन वही सारे लड़के हैं। क्रिकेट के जो बड़े बड़े पंडित है वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन क्रिकेटर होना चाहिए कोई साबित, इसलिए भी हम बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि मोस्टली ब्यूरोक्रेट्स आगे लगाए गए हैं जो कि उनको गलत मालूमात भी देते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि क्या अभी पीछे क्रिकेटर भी हमने लगा के देख लिया था, उसकी भी अब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सामने आती जा रही हैं। रोज़मर्रा आप भी सुन रहे होंगे, हम भी ये सारी चीज़ें सुन रहे हैं। तो ऐसा कोई इतना फ़र्क तो आया नहीं। खाली क्रिकेटर नहीं लगाना चाहिए, डिजर्विंग क्रिकेटर जिसको पता हो कि क्रिकेट कहाँ आगे लेके जानी है, क्या विजनरी इंसान होना चाहिए। अगर आप ऐसे ही उठा के किसी को भी लगा देंगे तो फिर इसी तरह के रिजल्ट आएंगे। दो चीज़ें होती हैं, जब कोई क्रिकेटर नहीं होता आप उनको लगाते हैं, जिस तरह ये साहब हैं जो आए हैं, मोहसिन नकवी साहब हैं, नीयत पे कोई शक नहीं है, बड़ा ज़बरदस्त काम करना चाहते हैं, बड़ी तारीफ़ें सुनी है। लेकिन जो लोग ये आगे लेके साथ चल रहे हैं, वो लोगों ने उनको लेट डाउन किया अभी तक। एट द सेम टाइम जब क्रिकेटर आया था उसको सारी चीज़ों का पता था, लेकिन उन्होंने जूनियर प्रीमियर लीग को जो है ना तरजीह दी। 10 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था, वो कहाँ गया? वो ज़ाया हो गया ना। सो इवेंचुअली काम तो एक ही जैसे हो रहे हैं, कोई ऐसा डिफरेंट नहीं है। वो इंसान जो वाकई कॉम्पिटेंट है और आपकी क्रिकेट को राइट डायरेक्शन में लेके जा सकता है, ऑनेस्ट है और दलेर है, वो जो सारी चीज़ें डोमेस्टिक के अंदर या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो फैसले लेने वाले हैं वो करने के काबिल हैं, तो ज़रूर उसको आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है क्रिकेटर हो या नॉन क्रिकेटर। थोड़ा सा मौसम खराब जरूर नजर आ रहा है। आज की जो लेटेस्ट अपडेट, बल्कि कल की जो लेटेस्ट अपडेट थी वो ये थी कि कल पाकिस्तान टीम का जो T20 का स्क्वाड था वो नेपियर पहुंचा और उसने ओडीआई के स्क्वाड के साथ मिला। बाबर आजम ने, कोचिंग स्टाफ और बाकी जितने खिलाड़ी थे, सलमान अली आगा वगैरह, सब ने एक दूसरे को हक भी किया, मुलाकात भी की और एक दूसरे के साथ आप प्रैक्टिस करेंगे। आज पाकिस्तान टीम का प्रैक्टिस भी थी नेपियर में। लेकिन इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि जो आपका T20 के जो 8 खिलाड़ी थे जो ओडीआई स्क्वाड में शामिल नहीं थे और T20 में वो थे, उनकी फ्लाइट हो गई है वया दुबई। वो अब पाकिस्तान वापस पहुंचेंगे और वो ईद भी अपनों में ईद मनाने न्यूजीलैंड से वापस आएंगे। तो वो 2 खिलाड़ियों को वहीं रोक लिया गया, जिनके हवाले से कल भी आपको अपडेट दी थी कि हारिस रऊफ को जब वो इंक्लूड कर लिया था, साथ में उस्मान खान, जो कंकशन रूल है उसके तहत एक कीपर उनको चाहिए था बैकअप पे, तो उस्मान खान को भी वहां रोक लिया गया। वो अपनों में ईद नहीं मना सकेंगे, वो न्यूजीलैंडियंस में ईद मनाएंगे। हाँ, तो ये वनडे का स्क्वाड
आपके सामने मौजूद है। मोहम्मद रिजवान इसके कप्तान है। अब्दुल्ला शफीक वापस आए हैं। बाबर आजम वनडे के स्क्वाड में शामिल है, T20 में नहीं थे ऑब्वियसली रिजवान के साथ। इमामुल हक आपको खेलते नजर आएंगे। रात को 3 बजे उठ के इमामुल हक की बैटिंग देखने के लिए ऑल द बेस्ट। इरफान खान नियाजी, तैयब ताहिर, सलमान अली आगा, फहीम अशरफ, खुशदिल शाह, अबरार अहमद, आकिफ जवेद, मोहम्मद अली, वसीम जूनियर, नसीम शाह और सुफियान मुकीम। इसमें 2 प्लेयर्स के नाम आपको नजर नहीं आ रहे होंगे, हारिस रऊफ और उस्मान खान, जिनको T20 के बाद जरूरी था वहां पे रोकना। उस्मान को इसलिए रोका गया है कि एक विकेट कीपर आपको बैकअप में वहां पे रखना होता है। पाकिस्तान ने फैसला करना था कि वो कौन सा विकेट कीपर होगा जिसको हम रोकेंगे। इन्होंने उस्मान को वहां पे रोक लिया। और हारिस रऊफ की फॉर्म के बाद, उनकी बॉलिंग T20 सीरीज में देखने के बाद ये फैसला किया गया कि इनको हम वनडे भी खिलाएंगे। लेकिन इस पाकिस्तान की बॉलिंग में आकिफ जवेद एक ऐसा नाम है जिसको तीनों मैच मिलने चाहिए। यानी ये ना हो कि आप हारिस रऊफ को प्रायोरिटी पे खिला रहे हैं और आकिफ जवेद अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। देखिए, आपने टीम कब बनानी है? आपका जो ओडीआई का वर्ल्ड कप है वो 2027 में है, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नमीबिया में। दूर है वो। तो अगर हारिस रऊफ, आपको पता है यार, उसको देखने की जरूरत नहीं है, वो हमें पता है कि वो कैसा है। आपने अगर किसी को देखना है तो आपने यहाँ पे आकिफ जवेद को देखना है। वो बॉलर है जो बीच में आके अपना काम कर देता है। हारिस रऊफ को जो सपोर्ट उनके आसपास है, अब ये शादाब है, उनकी देखें आपने किस क्राइटेरिया की बिना पर शादाब खान को सिलेक्ट किया। आज भी उन्हें आखिरी 4 छिक्के पड़ गए। तो उसकी एक तो आपने जो सिलेक्ट किया उनको, उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी और पूरी दुनिया ने, पाकिस्तान ने नहीं, पूरी दुनिया ने आईब्रोज रेस किए हैं इस बात पे। आप लाफिंग स्टॉक बन गए हैं कि जिस तरह आप लोगों को निकाल रहे हो और ला रहे हैं। और फिर शादाब की जो परफॉर्मेंसेस थी इस सीरीज़ में, उसने जो है दूध का दूध और पानी का पानी एक दफ़ा और कर दिए। खुदारा, आप इस तरह का लाफिंग स्टॉक ना बनिए। आप जो मेरिट के लड़के हैं उनको आप सिलेक्ट करिए, चाहे वो हारिस रऊफ है, चाहे शाहीन है, चाहे और कोई है, चाहे शादाब है। लेकिन जो मेरिट पे है, जिसकी फॉर्म अच्छी है, आप उन लोगों को बनाएं। जो मुझे, अगर इफ यू आस्क मी, मुझे लगता है सब ट्राइड एंड टेस्टेड हो गए हैं। अब एशिया कप और T20 का वर्ल्ड कप जो आना है, उसके लिए सिर्फ यंगस्टर्स के साथ जो है आगे बढ़ना है आपने। यही आपका ओनली वे फॉरवर्ड मुझे नज़र आता है, क्योंकि जितने भी सीनियर्स थे इनको 7 से 8 इवेंट्स मिल गए हुए हैं, इससे ज़्यादा। और आप ये देखिए, कुछ लोग ये बोल रहे हैं और अपने ही यंगस्टर्स के अगेंस्ट कैंपेन्स चला रहे हैं कि देखिए जी इन्होंने कुछ नहीं किया। भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने क्या किया? वो तो न्यूजीलैंड गए थे। आपके तो घर में आती हैं टीमें जो हमारी पिछली लॉट खेल रही थी। न्यूजीलैंड की टीम अभी पीछे आई थी, 9 प्लेयर्स उनके नहीं थे, IPL खेलने गए हुए थे। वो 2-2 की सीरीज बराबर करके गई। ये हमारे जो लेजेंड्स हैं उनकी परफॉर्मेंसेस हैं। और यही रहता है कि जब बड़ा मैच आता है तो इमामुल हक उतना ही डिसअपॉइंट करते हैं, वरना वो छोटी छोटी टीमों के अगेंस्ट या ऐसे ही अगर मैच बांग्लादेश के अगेंस्ट मैच आप रखाओ ना, इमामुल हक सेंचुरी मारे तो मुझे वो रन बना देंगे। लेकिन जब आप मुझसे सबसे ज्यादा उम्मीद लगाओगे कि बड़ा मैच है, कोई ICC इवेंट है, कोई एशिया कप है, कोई ऐसा माहौल है, यार वो इंडिया वाले मैच में दुबई में नहीं कर सके। कुलदीप यादव से डर गए यार, डर के आउट हुए। वो डर के आउट हुए, बिल्कुल। इतना तब चढ़िए कि भाई रन बनता ही नहीं था, लेकिन वो पता नहीं क्यों भाग गए। फेस नहीं करूंगा इनको, बस डर के भागे और वो रन आउट करवा दिया उन्होंने अपने आप को, और पूरा पाकिस्तान का मैच खराब कर दिया। तो खैर, इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक ओपनिंग करेंगे। नंबर 3 पे अब फैसला किया गया, जो चैंपियंस ट्रॉफी में फैसला किया गया था कि बाबर आजम ओपनिंग करेंगे। अब ये फैसला कर लिया गया कि बाबर आजम को नंबर 3 पे खिलाया जाएगा और बाबर आजम अब ओपनिंग मजीद नहीं करेंगे ODIs में। ये अच्छा फैसला भी है, क्योंकि बाबर आजम, हमने देखा कि ओपनिंग में कॉन्फिडेंस वो गेन नहीं कर सके थे। वैसे उनकी फॉर्म नहीं लगी हुई, ना T20 में रन आ रहे हैं, ना ODIs में, ना टेस्ट में। और ODI में भी रन आए भी थे चैंपियंस ट्रॉफी में अगेंस्ट न्यूजीलैंड भी, तो वो कॉन्फिडेंस देने के लिए नाकाफी थे, क्योंकि बहुत स्लो खेले थे वो। तो उम्मीद की जा रही है कि अब ये अच्छी खबर है और बाबर आजम अब नंबर 3 पे खेलेंगे। इसके बाद नंबर 4 पे विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान ये आएंगे। रन इनके आ भी रहे हैं, थोड़ा सा इनको ये चाहिए होता है कि ऊपर से अच्छा स्टार्ट मिले, तो ये कुछ करके दिखाते हैं। बड़ा गलत हुआ है, तो वो साबित करने का बड़ा मौका अब हमारे सीनियर प्लेयर्स के पास है, और वो है 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज। लेकिन उससे पहले न्यूजीलैंड को एक बड़ा झटका लगा है। उनके बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर और कप्तान जो टॉम लेथम है, वो जख्मी होकर, इंजर्ड होकर इस सीरीज से बाहर हो गए हैं, और अचानक नया कप्तान उनको बनाना पड़ा है। और वो नए कप्तान वही हैं जो पाकिस्तान को
T20 सीरीज में 4-1 से शिकस्त दे के आए हैं, यानी माइकल ब्रेसवेल। माइकल ब्रेसवेल को नया कप्तान बना दिया गया है। हेनरी निकल्स जो हैं वो उन्होंने ज्वाइन किया है टीम को रिप्लेसमेंट के तौर पे, हेनरी निकल्स। सो ये अब समझ लें कि टॉमी लेथम भी बाहर निकल गए, तो भाई ये तो टीम अब बिल्कुल ही उनकी BC लेवल की टीम हो गई है। तो इस टीम को अगर पाकिस्तान के ये सीनियर प्लेयर्स शिकस्त नहीं देते 3-0 मिनिमम 3-0, तो मजा तो नहीं आएगा ना सर। फिर मजा पिच कैसी होती है वो देख के पता लगेगा। ग्राउंड की जो डिटेल्स मैं आपको बताता हूं, छोटी सी ग्राउंड है नेपियर की, बारिश का कोई सीन नहीं है, बिल्कुल क्लियर वेदर है, उस पर अभी मैं आता हूं। लेकिन इस स्क्वाड में एक जो इंटरेस्टिंग नाम रिटेन किया गया है वो इमामुल हक का है। इमामुल हक किसकी रिप्लेसमेंट है पाकिस्तान टीम में? फखर जमान की। हमने देखा कि चैंपियंस ट्रॉफी में फखर जमान जैसे बाहर हो गए फील्डिंग करते हुए, इमामुल हक उसके बाद पाकिस्तान टीम में आते हैं। फखर एक तेज खेलने वाला प्लेयर है। अगर तो आपने एक तेज खेलने वाला प्लेयर रिप्लेस करना है तो वो उसी प्लेयर से आप रिप्लेस कर सकते हैं जो उसकी रिप्लेसमेंट समझ आती हो। आपने इमामुल हक को पाकिस्तान टीम में डाला, जो कि मेरे ख्याल से गलत फैसला था। आप 5 साल पीछे चले गए। पता नहीं हमारी सोच इतनी डिफेंसिव क्यों है। और आकिब जवेद जो टीवी पे बैठ के पाकिस्तान के कोच हैं, अब तो इतनी बातें करते थे टीवी पे बैठ के, वो भी वही हरकतें कर रहे हैं जो उनसे पहले हो रही थी। हारिस और शाहीन की देखिए, हारिस ने पैचेस में अभी अच्छी बॉलिंग की है पीछे 2-3 मैचों में, लेकिन एज ए टीम ये क्लिक नहीं कर पा रहे। बड़ा ज़रूरी है, जिस तरह बैटिंग के अंदर भी होता है ना, पार्टनरशिप लगती है, दोनों बैट्समैन अच्छा खेल रहे होते हैं। इस तरह पाकिस्तान टीम का मसला ये आ रहा है कि पाकिस्तान की बॉलिंग एज अ होल, एज अ यूनिट क्लिक नहीं कर पा रही है। और जो परफॉर्मेंसेज हैं आपके सामने, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए 2 कोचेस फास्ट बॉलिंग कोचेस हैं, अजहर महमूद हैं और आकिब जवेद हैं। इन दोनों के बावजूद भी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अगर बॉलिंग की इस तरह की है तो इन दोनों का फ़ायदा क्या है? अगर ये दोनों इन बॉलर्स के साथ सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे और इनको जो है ना, इनकी जो गलतियां हैं, शॉर्ट कमिंग्स हैं, उसको दूर कर नहीं पा रहे हैं, तो फिर और वो बैटिंग के बारे में क्या ही करेंगे। तो ये बड़ी मेरे लिए तो आईब्रोज रेजिंग चीज़ है कि 2 फास्ट बॉलर्स जो मेन हैं आपके, जिस तरह नसीम शाह की, आप देख रहे हैं कि अजहर महमूद साहब को आए हुए गालिबन 3.5 साल हो गए, 3.5 साल ही हो गए हम ना। आप हमारी फास्ट बॉलिंग की परफॉर्मेंसेज देखें, इतने ही अरसा हो गया पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग की पिटाई लगते हुए। तो मेरा मतलब है कि ये बेहतर करने आए थे, ये पिटाई लगवाने आए थे, ये अपना थोड़ा एजेंडा बता दें ताकि हम उसके हिसाब से बात कर लिया करें। और आपको एक दुख की बात बताऊं कि आकिब जवेद अभी पाकिस्तान टीम के कोई कंफर्म कोच नहीं है। कब से यार अब हमको देख रहे हैं, वो पाकिस्तान की होम सीरीज में जब से उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट वो पिचेस वाला आइडिया दिया, तब से वो इन्वॉल्व है पाकिस्तान टीम के अंदर। और अभी भी उनको इंटर्म कोच कहा जाता है, यानी जो वक्ती तौर पे कोच होता है। तो पाकिस्तान टीम का ये जो नुकसान है, आपके ख्याल से जो इंटर्म कोच है, जो वक्ती तौर पे कोच है, वो क्या जिम्मेदारी लेगा? वो कभी भी जिम्मेदारी नहीं लेगा। वो आखिर में ये क्या साइड पे हट जाएगा, जी मुझे तो कंफर्मेशन ही नहीं थी कि मैंने कंटिन्यू करना है कि नहीं। सो आपने इमामुल हक को टीम से बाहर क्यों निकाला था? यार स्लो खेलता है, पुराने जमाने की क्रिकेट खेलता है, 110 बॉलों पे 100। इमाम ने भी अपने आप को ना उस लेवल पे नहीं लेके गया जिसका हम रोना रोते हैं कि आप अपने टैलेंट की वजह से टीम में आ जाते हो, लेकिन जब आपने अपने आप को अपग्रेड करना होता है, वहां पे हमारे क्रिकेटर्स की बस हो जाती है। अब हंगामी तौर पर यह फैसला किया गया है कि पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक में एक इजाफा किया जाए और इसके लिए हारिस रऊफ को रोकने का फैसला किया गया है। हारिस रऊफ जो कि इस सीरीज़ में पाकिस्तान के टॉप विकेट टेकर थे, जबकि मजमूई तौर पर डफ़ी के बाद दूसरे टॉप विकेट टेकर थे। 4 मैचेस में 8 विकेटें हासिल की और किसी हद तक वो मुतासर करने में कामयाब रहे। इससे पहले जो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में कामयाबी हासिल की थी, उसके प्लेयर ऑफ द सीरीज़ से बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया था। उसके बाद साउथ अफ्रीका में भी हारिस रऊफ ने कमाल दिखाया, तो जिसके बाद हारिस रऊफ को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भी शामिल करने का फैसला किया गया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले पाकिस्तान ने अपनी वनडे टीम में इस तेज गेंदबाज को टीम में शामिल नहीं किया है, जो शाहिद अफरीदी को नज़रअंदाज अब पाकिस्तानी टीम कर रही है।
और न्यूजीलैंड पाकिस्तान के बीच जो 5 मैचों की सीरीज हुई थी वो ख़त्म हो चुकी है और अब ओडीआई सीरीज खेली जाएगी 29 मार्च से और 5 अप्रैल तक खेली जाएगी। इस सीरीज से ठीक पहले पाकिस्तान ने यू टर्न लेते हुए हारिस रऊफ को वनडे टीम में शामिल किया है, जो पहले सिर्फ T20 टीम का हिस्सा थे। और बाबर रिजवान का भी ओडीआई में अब कमबैक है, जो कि T20 में नहीं खेले गए थे। अब देखते हैं बाबर रिजवान ओडीआई में पाकिस्तान को जिताते हैं या फिर वही लर्न लेते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।